इस वाद विवाद प्रतियोगिता में चारों सदन से दो दो वक्ता शामिल किए गए हैं। 8 प्रतिभागियों को कोड नंबर आवंटित किए गए हैं। प्रतिभागियों को कोड नंबर के अनुसार बुलाया जाएगा। वे अपना नाम या पहचान गुप्त रखेंगे। अपनी बारी आने पर विषय के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करेंगे। हर प्रतिभागी के लिए अपना पक्ष रखने हेतु अधिकतम समय सीमा 3 मिनट निर्धारित की गई है। 2.5 मिनट के पश्चात एक चेतावनी बेल बजेगी। उसके बाद वक्ता को अपनी विचारधारा को नियंत्रित करना होगा और अपनी वाणी को विराम देना होगा। 3 मिनट के बाद एक लंबी घंटी बजेगी। उसके बाद उनका समय समाप्त हो जाएगा। निर्णायक महानुभाव कृपया ध्यान दें, प्रतिभागियों द्वारा समय सीमा की अवहेलना करने पर नेगेटिव मार्किंग अर्थात ऋणात्मक अंकन किया जाएगा। प्रतिभागियों के अंकन के लिए विषय वस्तु, वक्तव्य कौशल व प्रस्तुतिकरण के आधार पर होगा। सभी प्रतिभागियों को अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। वहीं से मेरे अधिकारों का सैलाब उमड़ता है। सुप्रभात। आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं क्रमांक 1 आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके सामने इस वाद विवाद प्रतियोगिता के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय भारतीय युवाओं का कर्तव्य की अपेक्षा अधिकारों की ओर बढ़ता झुकाव के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महोदय, यह सच है कि आज का भारतीय युवा अधिकारों की ओर झुक रहा है और कर्तव्यों को पीछे छोड़ रहा है। लेकिन क्या यह झुकाव गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह झुकाव दरअसल उसकी जागरूकता, आत्मसम्मान और प्रगतिशील सोच का प्रतीक है। सोचिए जरा, क्या अधिकारों के बिना कर्तव्य निभाना संभव है? अगर किसी नागरिक को शिक्षा का अधिकार ही न मिले तो वह ज्ञान अर्जित कर समाज निर्माण का कर्तव्य कैसे निभाएगा? अगर उसे रोजगार का अधिकार न मिले तो वह अपने परिवार का पालन और देश की प्रगति में योगदान कैसे देगा? अगर उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न मिले तो वह अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज कैसे उठाएगा? इसलिए हरबंस स्पेंसर ने कहा था, जहां अधिकार नहीं होते वहां कर्तव्य निभाना असंभव है। और यही सच्चाई आज का भारतीय युवा समझ चुका है। आज का युवा पूछ रहा है, क्यों एक गरीब बच्चा स्कूल जाने से वंचित हो? क्यों एक गरीब बच्चा स्कूल जाने से वंचित हो? क्यों एक महिला को समान अवसर न मिले? क्यों भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के बीच उसे चुप रहना पड़े? ये प्रश्न केवल व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को बदलने की जिज्ञासा है। जी हाँ, इतिहास भी इसका प्रमाण है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जब अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी तो उन्होंने सबसे पहले अधिकारों की मांग की। अगर वे केवल कर्तव्यों की बात करते तो क्या आज हम इस आजाद भारत में सांस ले रहे होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, शायद आज भी हम गुलाम होते। स्वतंत्रता अधिकारों से मिली और कर्तव्यों की जिम्मेदारी तभी निभाई गई। किसी ने क्या खूब कहा है, अधिकार जड़ है और कर्तव्य फल। अधिकार जड़ है और कर्तव्य फल। यदि जड़ मजबूत नहीं होगी तो फल कभी नहीं पनप सकते। आज का युवा अधिकारों को लेकर सजग है क्योंकि वह जानता है कि जब अधिकार सुरक्षित होंगे तभी कर्तव्य ईमानदारी से निभाए जा सकेंगे। मैं अपने विपक्षी साथियों को बता देना चाहती हूँ, कर्तव्य महत्वपूर्ण है लेकिन अधिकारों के बिना कर्तव्य केवल बोझ बन जाते हैं। जब किसी को समान अवसर, न्याय और स्वतंत्रता मिलती है तभी वह जिम्मेदारी निभा पाता है। अंत में आज के भारतीय युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि अपने अधिकारों को पहचानो, क्योंकि अधिकारों की ओर उनका झुकाव ही आने वाले भारत की ताकत और भविष्य है। धन्यवाद। की चिताओं पर जो दिए जलाते हैं वो युवा ही है जो कर्तव्य को जीवन बनाते हैं। वो युवा ही है जो कर्तव्य को जीवन बनाते हैं। आदरणीय विद्वजन, माननीय निर्णायक गण तथा मेरे प्रिय साथियों, क्या ये उचित होगा कि हम आज की युवा पीढ़ी को सिर्फ आलोचना की दृष्टि से देखें? क्या हम उनकी जागरूकता और चेतना को सिर्फ झुकाव कहकर खारिज कर दें? जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि युवाओं में वह शक्ति है जो किसी भी राष्ट्र को महान बना सकती है। तो क्या यह शक्ति केवल अधिकारों की मांग तक सीमित रह सकती है? बिल्कुल नहीं। साथियों, यह कहना कि भारतीय युवाओं का झुकाव केवल अधिकारों की ओर है, वह अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ते हैं। न केवल एक पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण है बल्कि वर्तमान युवा पीढ़ी के प्रयासों और समर्पण का अपमान भी। आज का युवा सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करता है। डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। स्टार्टअप्स
और इनोवेशन के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बना रहा है। लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज उठा रहा है। क्या ये सब उसके कर्तव्यों का हिस्सा नहीं? महात्मा गांधी ने कहा था, अधिकार तब तक सुरक्षित नहीं रह सकते जब तक हम अपने कर्तव्यों की पालना ना करें। और आज का युवा ठीक यही कर रहा है, अधिकार और कर्तव्यों के बीच संतुलन। आज का युवा पूछता है, अगर मैं देश के लिए मेहनत कर रहा हूं तो क्या मुझे मेरे बुनियादी अधिकार मांगने का हक नहीं? आज का युवा स्टार्टअप और इनोवेशन के माध्यम से देश को इतना आत्मनिर्भर बना रहा है, जिससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है, बल्कि लाखों युवा रोजगार खोजने के बजाय रोजगार दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। और आज का युवा ठीक यही कर रहा है, वह जाग रहा है, उठ खड़ा हो रहा है और देश के भविष्य के लिए कदम उठा रहा है। आज का युवा यूपीएससी, सेना और न्याय जैसे क्षेत्रों में जाकर देश की रक्षा कर रहा है। वह अपना आराम छोड़कर दिन रात कठिन परीक्षाओं की तैयारी करता है। क्या यह केवल अधिकार पाने की लालसा है या फिर देश के प्रति कर्तव्य? आज का युवा रक्तदान शिविरों में रक्तदान करता है, कोविड जैसी महामारियों में दिन रात सेवा कार्य करता है। क्या यह उसके कर्तव्यों का हिस्सा नहीं? स्टार्टअप कल्चर्स को देख लीजिए, लाखों युवा रोजगार खोजने के बजाय रोजगार दे रहे हैं। क्या यह भी उसके कर्तव्यों का हिस्सा नहीं? अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि भारतीय युवा का झुकाव केवल अधिकारों की ओर है, यह एक संकीर्ण सोच है। सच्चाई यह है कि आज का युवा कर्तव्यनिष्ठ भी है और अधिकार सचेत भी। मैं यह कहना चाहूंगा कि देश के लिए जो ख्वाब सजाते हैं, देश के लिए जो ख्वाब सजाते हैं, वो युवा ही हैं जो हर फर्ज निभाते हैं, वो युवा ही हैं जो हर फर्ज निभाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। हम है नए युग के युवा, उलझी सी राहों पे खड़ा, अधिकारों की बात करे, कर्तव्यों से मुख मोड़े। आजादी है हमारी माँ, मंजिल की ना कोई राह, हक मिले बस हमको सारे, कर्तव्यों की ना कोई परवाह। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, सिस्टर्स, माननीय न्यायिक मंडल, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठी को मैं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं क्रमांक 3 आप सभी के समक्ष इस विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज का युवा जागरूक है, आत्मविश्वासी है और अपने हक के लिए खड़ा होना जानता है। लेकिन जब हम समाज, देश और संस्कृति के दायरे में इस युवा की भूमिका को परखते हैं तो सवाल उठता है, क्या आज का युवा अपने कर्तव्यों की तुलना से अपने अधिकारों पर अधिक केंद्रित हो गया है? आज का युवा अपने अधिकारों जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार आदि को लेकर अत्यधिक सजग है। लेकिन जब आज सामाजिक कर्तव्यों जैसे कि वोट डालना, कर चुकाना या सामाजिक सेवा करने की आती है तो उदासीनता दिखती है। सोशल मीडिया पर युवा अक्सर अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं, जैसे नेपाल और बांग्लादेश में हुआ। नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध को युवा वर्ग ने स्वतंत्रता छीनने वाले मानते हुए प्रतिक्रियात्मक रूप से सड़कों पर उतरकर विरोध किया। हमारे शैक्षिक पाठ्यक्रम में अधिकारों के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाता है, परंतु कर्तव्यों की व्याख्या सीमित होती है। बहुत से युवा सोचते हैं हमें आखिर मिल क्या रहा है, परंतु यह नहीं सोचते कि हम दे क्या रहे हैं। युवाओं का अधिकारों के प्रति सजग होना गलत नहीं है, परंतु अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन ही एक सशक्त और जागरूक नागरिक की पहचान है। आज आवश्यकता है कि युवा न केवल अपने अधिकारों के लिए लड़े, बल्कि अपने कर्तव्यों को भी उतनी गंभीरता से निभाए, तभी भारत का भविष्य उज्जवल हो सकता है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, क्यों भूल गए हम वो दिन जब भगत सिंह ने था बोला, हक से पहले कर्तव्य है ये देश हमारा, ये था बोला। आओ इस सोच को बदले, अपने दायित्व के साथ साथ अधिकारों की भी महत्वता जाने। जब हर युवा अपना फर्ज निभाएगा, तभी देश सही मायनों में आगे बढ़ पाएगा, धन्यवाद। अधिकार हमारा, कर्तव्य हमारा, दोनों से बनेगा देश प्यारा। माननीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय निर्णायक मंडल, शिक्षकगण और मेरे सभी जोशीले युवा साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं क्रमांक 4 इस विषय के विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करने आई हूँ। भारतीय युवाओं का कर्तव्य की अपेक्षा अधिकारों की ओर घटता झुकाव। साथियों, कुछ लोग
सच नहीं है। जरा सोचिए, अगर हमें शिक्षा का अधिकार ही नहीं मिलेगा तो हम पढ़ाई का कर्तव्य कैसे निभाएंगे? अगर रोजगार का अधिकार ही नहीं होगा तो परिवार की जिम्मेदारी कैसे पूरी करेंगे? अगर स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकार ही नहीं होगा तो स्वस्थ रहकर देश की सेवा कैसे करेंगे? अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ही नहीं होगा तो समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज कैसे उठाएंगे? यानी अधिकार जरूरी है, तभी तो कर्तव्य निभाए जा सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान में युवाओं ने झाड़ू उठाकर सफाई की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में युवाओं ने समाज को जागरूक किया। जब देश पर भी संकट आया तो युवाओं ने सेना और पुलिस में भर्ती होकर देश की रक्षा की। कोरोना महामारी के समय युवाओं ने अपनी जान की फिक्र न करते हुए लोगों तक खाना, पानी और ऑक्सीजन पहुंचाई। माननीय निर्णायक महोदय, मेरे इन साथियों से मैं यह पूछना चाहती हूँ, यह सब कर्तव्य निभाना नहीं है? हाँ, यह सही है कि कुछ लोग केवल अधिकार की बातें करते हैं और अपना कर्तव्य निभाना भूल जाते हैं, लेकिन पूरे युवा वर्ग को ऐसा कहना अन्याय होगा। युवाओं ने हमेशा दिखाया है कि वह हक भी मांगते हैं और फर्ज भी निभाते हैं। गांधी जी ने कहा था, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। इसलिए मैं कहती हूँ, युवा अगर अधिकार मांगता है तो वह गलत नहीं, क्योंकि अधिकार ही वह ताकत है जिससे कर्तव्य निभाने की राह बनती है। फर्ज निभाएंगे, देश हित के लिए शक्ति से टकराएंगे और एक बार फिर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। इसी के साथ अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ, लेकिन मैं अपने शब्दों पर अड़ी हूँ। धन्यवाद। मैं सबको आता है, निभाना फर्ज कोई जानता नहीं, अधिकार की भीड़ में अक्सर कर्तव्य निभाना कोई मानता नहीं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय निर्णायक मंडल, उपस्थित शिक्षक वृंद और मेरे जोशी लवरेज साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं क्रमांक 5 अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ इस विषय के पक्ष में अपने विचार रखने आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। भारतीय युवाओं का कर्तव्य की अपेक्षा अधिकारों की ओर बढ़ता झुकाव। साथियों, यह किसी से छुपा नहीं है कि आज का युवा अपने अधिकारों के लिए बहुत सजग है। आज हर जगह यही आवाज सुनाई देती है, हमें शिक्षा का अधिकार चाहिए, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। लेकिन जब बात आती है कर्तव्य निभाने की तो वही आवाज कहीं खो सी जाती है। जरा गौर कीजिए, स्वच्छता का कर्तव्य, हम आए दिन स्वच्छता की बातें करते हैं। दिखावेपन की तो हद तब हो जाती है माननीय निर्णायक महोदय, जब हम बाहर का प्रचार करते हैं और अपने ही घर आंगन, गली मोहल्ले में गंदगी छोड़कर चले जाते हैं। कर भुगतान का कर्तव्य, बहुत से लोग कर से बचने के लिए नाना प्रकार के रास्ते खोजते हैं, लेकिन जब सड़क हादसा हो जाए या अस्पताल में इलाज महंगा पड़े तो तुरंत सरकार से मदद की उम्मीदें रखते हैं। देश रक्षा का कर्तव्य, जब सीमा पर जवानों की शहादत की बात आती है तो युवा भावुक होकर पोस्ट तो लिखते हैं, लेकिन सेना में भर्ती होकर कर्तव्य निभाने की जिम्मेदारी उठाना कठिन मानते हैं। और तो और मतदान का कर्तव्य निभाने की बजाय कई युवा चुनाव वाले दिन घूमने निकल जाते हैं जैसे कोई छुट्टी का दिन हो, और वही युवा सरकार से नौकरी, अनुदान और संबंधित अन्य सुविधाएं मांगने का हक जरूर मांगते हैं। माननीय निर्णायकगण, यह सबसे बड़ी सच्चाई है। अधिकारों की मांग आसान है, लेकिन कर्तव्यों को निभाना कठिन, और आज का युवा इसी कठिन रास्ते पर चलने से बच रहा है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, कर्तव्य निभाओ, अधिकार अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन आज का युवा तो गांधी जी की सीख को भूल ही चुका है। जरा सोचिए, अगर हर छात्र पढ़ाई करने का कर्तव्य निभाना छोड़ दे और अच्छे अंकों का अधिकार मांगे, अगर हर व्यक्ति स्वच्छता का कर्तव्य निभाना छोड़ दे और स्वच्छ माहौल का अधिकार मांगे, अगर हर नागरिक यातायात नियम तोड़े और सुरक्षित सड़कों का अधिकार मांगे, तो ये समाज आगे कैसे बढ़ेगा? माननीय निर्णायकगण, सच्चाई यही है कि भारतीय युवाओं का झुकाव आज कर्तव्य की अपेक्षा अधिकारों की ओर अधिक है, और यही प्रवृत्ति केवल चिंताजनक ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रगति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अंत में मैं आपसे बस एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर हर कोई सिर्फ हक ही मांगे और निभाए फर्ज कोई नहीं, तो आप ही बता दीजिए माननीय निर्णायक महोदय, ये देश आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा कहीं? इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, परंतु मैं अपने विचारों पर दृढ़ हूँ। धन्यवाद। अधिकार मांगने से मिल सकते हैं, परंतु राष्ट्र निर्माण के लिए कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। युवा शक्ति तभी राष्ट्र शक्ति बनेगी जब वह अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी निभाएगी। सुप्रभात। आज के इस वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं क्रमांक संख्या 6 आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आज इस मंच से आपके समक्ष अत्यंत प्रासंगिक और विचारोत्तेजक विषय भारतीय युवाओं को कर्तव्यों की अपेक्षा अधिकारों की ओर बढ़ता झुकाव के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महोदय,
सर्वोपरि है। इनके अनुसार आज का युवा जागरूक, महत्वाकांक्षी और अधिकारों के प्रति सचेत है। ये अच्छी बात है, लेकिन महानुभावों मैं आपसे पूछती हूँ कि यदि अधिकार ही इतने महत्वपूर्ण है तो कर्तव्यों को आज भी समाज में स्थान क्यों दिया जाता है? आज का युवा यदि अपने को अधिकारों तक सीमित कर लेगा तो कर्तव्यों की उपेक्षा होने लगेगी, और यदि ऐसा हुआ तो दोनों के बीच का संतुलन बिगड़ जाएगा और यह समाज और राष्ट्र दोनों के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। युवा वर्ग द्वारा कर्तव्यों को अनदेखा करने पर समाज में अराजकता फैल जाएगी। आज का युवा अपने अधिकारों के लिए जागरूक है। बोलने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब बातें वे अच्छे से जानता है और समय आने पर इन्हें प्राप्त करने के लिए आवाज भी उठाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वह उतना ही सजग अपने कर्तव्य के प्रति भी है? क्या वे जानता है कि जिस संविधान ने उसे अधिकार दिए हैं उसी ने कुछ मौलिक कर्तव्यों की भी अपेक्षा की है? साथियों, आज का युवा यह तो कहता है कि सरकार क्या कर रही है, लेकिन क्या कभी उसने खुद से पूछा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? वे कहते हैं हमें अच्छे नेता चाहिए, लेकिन क्या वे खुद मतदान करने जाता है? वे कहते हैं हमें साफ पानी चाहिए, लेकिन क्या वे खुद नदी और तालाब को गंदा करने से बचाता है? यह तो विडंबना है कि हम अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर आते हैं, लेकिन जब बात आती है किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराने की, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने की या सिर्फ ईमानदारी से अपना काम करने की, तो हम किनारा कर लेते हैं। कर्तव्यों की अनदेखी एक समाज को खोखला बना देती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे राष्ट्र की जहां हर नागरिक अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि माने। वहां ना तो भ्रष्टाचार होगा, ना अपराध, ना अव्यवस्था। लेकिन अगर हर कोई सिर्फ अधिकारों की बात करे और अपना कोई फर्ज ना निभाए तो फिर राष्ट्र का क्या कोई भविष्य होगा? यह आप और हम बखूबी जानते हैं। अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि केवल अधिकारों की मांग करना पर्याप्त नहीं। जब तक युवा अपने कर्तव्यों को समझेंगे नहीं और उन्हें निभाएंगे नहीं, जब तक वे एक सशक्त और उत्तरदायी नागरिक नहीं बन सकते। धन्यवाद। हर कोई हक की बात करे तो जिम्मेदारी कौन निभाएगा? ये देश हक से नहीं फर्ज निभाने से आगे बढ़ पाएगा। आदरणीय विद्वजन और मेरे प्रिय साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं क्रमांक 7 आपके सामने एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए खड़ी हूँ जो केवल बहस का मुद्दा नहीं बल्कि हमारे देश के भविष्य का सबसे बड़ा सवाल है। आज का विषय है भारतीय युवाओं का कर्तव्यों की अपेक्षा अधिकारों की तरफ झुकाव। महोदय, आज जहां भी देखो वहां हुजूम के हुजूम अपने अधिकारों के लिए नारे लगाते हुए नजर आ जाएंगे। संविधान में अधिकारों की परिकल्पना इस उद्देश्य से की गई थी कि जिन भारतीयों ने 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी का दंश झेला था, जिनकी आत्मा सो गई थी, अब वे शिक्षित और जागरूक बने और फिर किसी आतताई को अपने ऊपर अत्याचार ना करने दें। हमारे महापुरुष कितने प्रसन्न हुए होंगे कि उन्होंने हमारे देश में संतुलन बनाए रखने के लिए अधिकारों का तोहफा हम भारतीयों को दिया। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि संतुलन बनाए रखने के लिए तराजू के 2 पलड़े भी बराबर होते हैं, परंतु इस संतुलन की परिभाषा को हमारे भारतीय युवक नहीं समझते, लेकिन वे अपने अधिकारों के लिए झंडा लेकर निकलना अपना 7वां अधिकार समझते हैं। प्रत्येक अधिकार कर्तव्य की मांग करता है। एक सभ्य नागरिक भी तभी अपने अधिकारों का हकदार होता है जब वे अपने कर्तव्यों को निभाने का हौसला रखें। विडंबना देखें तो यदि आप सबसे अधिकारों को गिनाने के लिए कहा जाए तो शायद आप सभी अपनी उंगलियों पर गिना देंगे, परंतु जब आपसे कर्तव्यों के बारे में पूछा जाए कि हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, तो मेरा यकीन है आप सभी में से कुछ एक को छोड़कर सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगेंगे। और यही कारण है इस विषय को आज की बहस का मुद्दा बनाना पड़ा। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार सभी पाना चाहते हैं। शिक्षा, धर्म, संस्कृति, स्वतंत्रता, समानता, कानून, सुरक्षा, ये सभी को चाहिए, परंतु देश का मान सम्मान बनाए रखने की तर्ज पर क्या प्रत्येक नागरिक हमारे 52 सेकंड के राष्ट्रगान को पूरे जज्बे और उत्साह के साथ गा सकता है? मेरे मत अनुसार नहीं। यह मूल मंत्र उसने कभी नहीं जाना, क्योंकि प्रशासन की आलोचना करना शायद वह अपना अधिकार समझता है, परंतु मेरे विपक्षी साथी ने तो वही काम किया। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इस उक्ति को भी आज के युवा ने अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर अपने हक में मनमाना अर्थ निकाल लिया है।
ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर उस मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्रीय सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, सिस्टर, माननीय निर्णायक मंडल, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों का मैं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं क्रमांक 8 आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महोदय, ये बात मेरे समझ के परे है कि मेरे साथी इस विषय के पक्ष में कैसे बोल सकते हैं। आज के युवा अपने अधिकारों के प्रति अत्यधिक जागरूक हो रहे हैं, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसी के साथ साथ कर्तव्य के प्रति उनकी जिम्मेदारी कम होती जा रही है। जब युवा केवल अपने अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं तो इससे समाज में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन इसी के साथ साथ कर्तव्य के प्रति उनकी जिम्मेदारी कम होती जा रही है, जो कि समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए नैतिक मूल्य की गिरावट भी हो सकती है, जो कि समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए युवाओं को अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य के महत्व को भी समझाना चाहिए और दोनों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। तभी हम एक स्वस्थ और जिम्मेदार समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ युवा न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो बल्कि अपने कर्तव्य को भी पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निभाएं। एक महान व्यक्ति ने कहा था कि देश के युवा को आगे आकर राष्ट्र का भाग्य विधाता बनाना चाहिए, और ऐसा हुआ भी। जब देश के बच्चे डॉक्टर बने तब हम चिकित्सा में आगे बढ़े, जब नौजवान फौजी बने तब हमने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को पीछे पछाड़ा। अगर आंकड़ों पर जाए तो विश्व का हर 5वां व्यक्ति भारतीय युवा है, पर दुर्भाग्यवश सांसद भवन में उनकी संख्या 12 से 15% से अधिक नहीं है। शायद इसलिए कि सत्ता का खेल ही कुछ ऐसा है, कुर्सी एक बार पाने से बार बार पाने की लालसा कभी खत्म नहीं हो पाती। ये राजनीतिक दल एवं राजनेता बखूबी जानते हैं कि देश के युवाओं की शक्ति का उपयोग कब और कहां करना चाहिए। जन आक्रोश दिखाना हो, विरोध करवाना हो या चुनावी नारे लगवाकर चुनाव में माहौल बनवाना हो, तब तो युवा वर्ग को सबसे आगे कर देते हैं, पर जब उसी चुनाव में टिकट देकर चुनाव लड़ने की बात आती है तो उन्हें अनुभव न होने के कारण मैदान से बाहर कर दिया जाता है। प्रत्येक अधिकारी अपना कर्तव्य निष्ठा पूर्वक और ईमानदारी से करे तो देश को प्रगति करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि किनारों पर खड़े समुंदर पार नहीं होते, नक को निहारने से चांद तारे हासिल नहीं होते। तोड़ो अपनी सीमाओं को, खुद को और काबिल करो, ताकत दो अपने पंखों को, एक और उड़ान भरो, एक और उड़ान भरो। धन्यवाद। परम आदरणीय प्रिंसिपल सर, समस्त गणमान्य स्टाफ सदस्य, मेरे अग्रज श्री वशिष्ठ जी, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप जो श्रोता गण बच्चे हैं इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। भाषण देना और बोलना तो बहुत सरल है, सबसे कठिन है उन भाषणों को सुनना। आप लोग बड़े अनुशासन में ढंग से सब बच्चों के तर्कों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। एक बात मैं कहना चाहूंगा, वाद विवाद प्रतियोगिता में विषय का इतना महत्व नहीं रहता जितना कि वक्तृत्व क्षमता, अपने तर्क पेश करने की ताकत, यानी कि जो गलत को भी सही साबित कर दे, वो है वक्ता। डिबेट का यही उद्देश्य है। मैं विद्यालय प्रबंधन को हृदय से आभार करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर याद किया। 31 दिसंबर 2024 को मैं रिटायर हुआ था झालावाड़ से प्रधानाचार्य के रूप में। आज ऐसा लगा कि जैसे मैं मेरे ही स्कूल में बच्चों के सामने मुखातिब हूं। बहुत बढ़िया लगा। बच्चों के प्रतिभा के बारे में मैं क्या कहूं, एक्चुअल स्थिति दी जाए तो अंकों में मेरी ये मजबूरी थी कि मुझे किसी को ज्यादा किसी को कम नंबर देने पड़े हैं। हकीकत तो यह है कि सारे बच्चे एक्सीलेंट हैं, सब ने अपने स्तर से बहुत अच्छा किया है। ये तो एक फॉर्मेलिटी है कि हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड करना है। एक बात हमेशा याद रखिए बच्चों, रेस दौड़ने का जज्बा इंपॉर्टेंट है,
लड़ने का जज्बा इंपॉर्टेंट है, हार जीत तो बात की बात है। आप जानते हैं मैराथन दौड़ सबसे कठिन मानी जाती है। कुछ लोग जीतते हैं, सभी लोग तो नहीं जीतेंगे, लेकिन जो जीतने के लिए उसमें भाग लेते हैं वो अपने आप में योद्धा कहलाते हैं। तो आप सब लोग जो जीतते हैं पुरस्कार, उनको तो खैर सबको शुभकामनाएं हैं ही। बाकी जो बच्चे आज सुन रहे थे, मैं उनसे भी उम्मीद करूंगा कि वो भी मंच पर आने की हिम्मत दिखाएं अगली बार। बहुत अच्छा लगता है। एक चीज मैं जो बच्चों से कहना चाहता हूं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो पाठ्य पुस्तक के अलावा लाइब्रेरी की किताबें पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, नॉलेज इज पावर। किताबी ज्ञान तो बहुत सरल है। जब तक आप पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे, बस हाथ नीचे कर दीजिए। हाथ आपने सबने उठा दिया, मैंने मान लिया कि आप सब लोग पढ़ते हैं लाइब्रेरी की पुस्तकों को। यदि आपने वास्तव में पढ़ने की आदत विकसित कर ली, तो आपको अपनी डिबेट का विषय किसी से लिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जोरदार तालियां उनके लिए भी जिन्होंने बच्चों की तैयारी कराई है, जिन्होंने लिख के दिया था। यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसने स्वयं लिखा है, तब तो मैं उससे सैल्यूट करता हूँ, जो बच्चों का स्टैंडर्ड था। पर मुझे मालूम है, मेरी बच्ची जब कंपटीशन में जाती थी तो वो भी मुझसे यही कहती थी कि पापा मुझे ये चीज लिख दो। बच्चे अक्सर ऐसा माता पिता से या टीचर से कहते हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप अच्छे से अच्छा प्रदर्शन इसमें करेंगे। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ रहा है। जूनियर वर्ग की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सीनियर वर्ग के लोगों ने ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम जरूर सुना होगा। बहुत बड़े महान समाज सुधारक। उनके जीवन की एक घटना सुना रहा हूं। महिलाओं की स्थिति सुधारने में उन्होंने पूरा जोर लगा दिया। बंगाल में एक बार किसी अच्छे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के लिए उनको आमंत्रित किया गया और स्टेज पर एक नाटक का मंचन किया जा रहा था। और मंचन की जो विषय वस्तु थी वो ये थी कि एक महिला पर एक पुरुष अत्याचार करता हुआ दिखा रहा था। नाटक की तैयारी चल रही थी बड़े जोर शोर से। ईश्वरचंद विद्यासागर आ रहे हैं। नाट्य मंडली में बड़ा जोश था। संयोग देखिए कि उसका जो हीरो था वो बीमार पड़ गया। बड़ी अफरा तफरी मच गई कि अब इसका रोल कौन करे। नाटक कैंसिल करेंगे तो बड़ी बदनामी हो जाएगी नाट्य कंपनी की। तो लोगों ने कहा साहब, बंगाल के कलकत्ता में एक ऐसा है हीरो जिसने नाटक करना तो छोड़ दिया है, अभिनय छोड़ दिया है, लेकिन यदि आप उससे जाकर कहो तो हो सकता है कि वो तैयार हो जाए उस दिन अभिनय करने के लिए। संचालक मंडल उसके घर गए, बड़ी मिन्नतें की। उसने बड़े नानुपुर के बाद स्वीकार किया कि अगर ईश्वरचंद विद्यासागर आ रहे हैं तो मैं मंच के ऊपर अभिनय कर दूंगा। खैर, जैसे आप लोगों ने हमें इतने मान सम्मान के साथ यहाँ बैठाया है, ऐसे ही स्टेज के ऊपर ईश्वरचंद विद्यासागर बैठे थे। नाट्य मंचन चल रहा था और वो दृश्य आया जिसमें कि वो महिला के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर अत्याचार करता हुआ दिखाई दिया। नाटक था। ईश्वरचंद विद्यासागर अभिनय में ऐसे डूब गए कि वो अपनी सीट से उठे और उस हीरो को, जो उस नाटक का पात्र था, उसके 2 तमाचे स्टेज पर ही जड़ दिए, क्योंकि उनसे अत्याचार नहीं देखा गया। आयोजक मंडल घबरा गया, स्टेज के पर्दे डाल दिए गए, बड़ी वो हो गई। उन्होंने कहा, इतना बड़ा कलाकार के स्टेज को ऊपर थप्पड़ पड़ गया, अब इसका क्या रिएक्शन होगा। जिसके थप्पड़ पड़ा था वो नायक सामने आए। उन्होंने कहा, पर्दे हटा दीजिए।
उन्होंने जनता को सम्मानित करते हुए कहा कि पुरस्कार तो मुझे बहुत मिले हैं, एक से बढ़कर एक मिले हैं, लेकिन आज जो मुझे वास्तविक पुरस्कार मिला है उसके आगे सारे पुरस्कार गौण हैं, क्योंकि ईश्वर चंद विद्यासागर को मैं अपने अभिनय से अभिभूत कर बैठा कि वो अंदर भूल गए कि ये दिखावटी था, नाटक था, कि ये वास्तविकता थी। तो बच्चों, कुछ ऐसी ही स्थिति हमारी थी। जूनियर वर्ग के बच्चे अगर इस स्तर के हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये जो इतने सारे बच्चे बैठे हैं इनमें अनगिनत बच्चे ऐसे होंगे जिनमें इनसे भी ज्यादा प्रतिभा होगी, लेकिन वो अभी संकोचवश सामने नहीं आए हैं। खैर, आप सभी लोग जब भी को करिकुलर एक्टिविटीज का मौका मिले अपनी प्रतिभा को अभिव्यक्त करने में देर मत कीजिए। भाई साहब हिंदी भाषा के ऊपर बोल रहे थे, मैं हिंदी को हमेशा महासागर के रूप में देखता हूं जहां सभी भाषाओं का एक तरीके से सार है। दुनिया की सबसे कठिन भी है और दुनिया की सबसे सरल भी है। हिंदी के बिना विश्व का काम नहीं चल सकता, विश्व की भाषाओं के बिना हिंदी का काम चल सकता है। ये मेरा अनुभव है। आप लोगों ने मुझे आज इतने बड़े अवसर पर बोलने के लिए आमंत्रित किया, इस बात के लिए धन्यवाद। कभी भी बच्चों की एक्टिविटीज में अगर मेरे सहयोग की कभी आवश्यकता हो तो मैं निसंकोच अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। So did you all enjoy the presentation today? Very good. So before I declare the results, I would like to take this opportunity to congratulate all the participants, whether they won prize or not, but it is their ability that they came in front. So let us clap for them loudly. I also take this opportunity to thank Mr. Yogesh Vasithji or Mr. Naresh Sharma ji for their help in judging the participants. As said already, it has been a very difficult task because everyone was one better than the other. So it was really wonderful that they helped us in doing so, and we congratulated all the participants. जैसे सर ने कहा, अगली बार आपको भी कोशिश करना है क्योंकि आप में भी प्रतिभा है, but because of you feel you don't feel like getting up and putting up your hand that I will do it. You don't want to say because you feel that if I do so, if I fail, what will happen? So in order to answer in the class, in order to come forward to participate in such co-curricular activities, you feel ashamed sometimes if you make mistake. No problem if you make mistakes because it is a platform where you learn. Without making mistakes, nobody learns. So it is an opportunity for you to make mistake, for you to learn. So next time we expect many more others to come forward to participate in such events. So we coming back to the results. We have at the third position Kavya with the 47 points. Kavya. Okay. And we have at the second position two of them, Himatri Saini or Lavyam Rastogi with 48 points, only 1 point difference. And at the first position we have Charvi Likhyani with 51 points from Greenhouse.
शर्मा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करती हूँ कि उन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच में से हमारे बच्चों के लिए समय निकाला और अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद महोदय। इसी कड़ी में मैं हमारे परम सम्माननीय हमारे प्रधानाचार्य महोदय, जो सदैव निसंदेह हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, जिनके सहयोग के बिना हमारा कोई भी कार्यक्रम सफल होना असंभव है, आपके प्रति भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ ही प्रधानाचार्य महोदय का भी मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि समय समय पर उन्होंने हमें सहयोग प्रदान किया। सिस्टर महोदया और पारू मैम, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि इस कार्यक्रम की निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए उन्होंने अपना कीमती समय हमें प्रदान किया। और आज की इस प्रतियोगिता के कर्णधार हमारे प्रतिभागी, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अपने वक्तव्य कौशल से हम सभी को का मन जीत लिया, जिन्होंने अपनी मेहनत से ये साबित कर दिया कि अगर विद्यार्थी चाहे तो किसी भी मुसीबत, किसी भी मुकाबले का वो खूब सफल बना सकता है। इसीलिए आप सभी जो यहाँ पर मंच पर आसीन थे, सभी प्रतिभागी आज की इस प्रतियोगिता के विजेता हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज के इस कार्यक्रम को हमारे हिंदी साहित्य विभाग की टीम के बिना, सदस्यों के बिना सफल बनाना असंभव था। इसलिए मैं हमारे सभी हिंदी विभाग के सदस्यों का फिर से आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने अपने व्यस्त दिनचर्या के बावजूद अपने बच्चों को तराशा, तैयार किया और न केवल मंच संचालन का कार्य किया, बल्कि अपने बच्चों को अपने प्रोत्साहन भी समय समय पर प्रदान किया। आप सभी का कार्य सराहनीय रहा। मैं दिल से आपका आभार प्रकट करती हूँ। और साथ ही मंच संचालन में सक्रिय रहने वाले हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी, उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ ही मैं अरुण सर का भी धन्यवाद अर्पित करती हूँ, जिन्होंने आज विशिष्ट अतिथि निर्णायकगण के रूप में हमारे सामने योगेश वशिष्ठ जी, श्रीमान नरेश शर्मा जी जैसे विद्वजन से हमें भेंट करवाया और जिनका मार्गदर्शन मिलने का, प्राप्त होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के डिजिटल प्रस्तुतिकरण के लिए मैं श्वेता मैम और रेखा मैम का भी विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। मन से इतर होकर, कार्यक्रम से इतर होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करने वाले हमारे ऑफिस स्टाफ, माइक और साउंड की व्यवस्था देखने वाले, मंच की सज्जा करने के लिए भिका सर, इन सभी का मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। इसके साथ ही हर व्यवस्था को सुचारू रूप से देखना, हर व्यवस्था की पूर्ति करना के लिए हमेशा जो तत्पर रहते हैं हमारे नारायण सेवक, उनका भी मैं हार्दिकता से अभिनंदन करती हूँ। और इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण, जैसा हमारे जजेस ने कहा, हमारे निर्णायकगण ने भी कहा, हमारे श्रोतागण, जिन्होंने बड़े धैर्य के साथ हमारे प्रतिभागियों को सुना, सराहा और अपने कर्तव्य ध्वनियों के साथ लगातार उनका उत्साहवर्धन किया। अंत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिनका भी योगदान रहा, जिन्होंने भी हमें सहयोग प्रदान किया, उनका मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ। एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।